मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। आजू बाजू यहां वहां जहां तहां किसी की बात ना करते हुए डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं ग्लाइकोलिसिस। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं ग्लाइकोलिसिस। मुझे आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई बात ही नहीं करना ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने से पहले। थोड़ा सुनिएगा, ग्लाइकोलिसिस, अब ये यहां पर थोड़ा क्लियर हो जाइए। मैं फिलहाल के लिए ग्लाइकोलिसिस हेडिंग के थ्रू ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन बता रहा हूं ना तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैं कॉमन प्रोसेस लिया। क्या लिया? कॉमन प्रोसेस। इसीलिए मैंने ग्लाइकोलिसिस बोलने से पहले, हेडिंग देने से पहले यहां वहां की बातें नहीं की। ग्लाइकोलिसिस ये कॉमन प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी एरोबिक ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करेगा ही करेगा। मैं आगे आपको समझाऊंगा एरोबिक और एनारोबिक कहां से चालू होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद से। पहले ग्लाइकोलिसिस खत्म करेंगे, फिर एरोबिक अब होगा या एनारोबिक अब होगा, कब होगा, कैसे होगा, वहां से बातें चालू होगा। इसलिए हमने ग्लाइकोलिसिस डायरेक्ट हेडिंग लिया। तो सुनिएगा, यहां पर बात रखें तो इन ग्रीक वर्ड्स ले तो ग्लाइकोस का मतलब हुआ सुगर और लाइसिस का मतलब हुआ स्प्लिटिंग। लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, सिंपल लैंग्वेज। अब यहां पर समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। सो ग्लाइकोलिसिस के नाम से काम जो है लिया, डिफिनेशन लिया, तो ग्लाइकोलिसिस इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। आइए देखते हैं, बात आगे ले चलते हैं। 1930 की बात है, 1930 की बात है। 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में समझाया। नाम है ईएमपी, इम्बोडेन, मेयरहॉफ एंड परनास। इसलिए 3 साइंटिस्ट के नाम पर ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस या आप इसको बोल दीजिए ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे डिस्कवर्ड बाय गस्टो इम्बोडेन, ओट्टो मेयरहॉफ एंड जे परनास जो भी पढ़ो, इन 1930। दस ग्लाइकोलिसिस फेमस होना तो बनता ही है इन साइंटिस्ट का। ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे, इम्बोडेन मेयरहॉफ परनास पाथवे, इम्बोडेन मेयरहॉफ परनास पाथवे। क्लियर कर लीजिए। ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है, कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ये एक यूनिडायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इवेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेप का एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। हम बताएंगे, थोड़ा सुनिएगा। ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन प्रोसेस that occurs in all organisms, और all organism बोलने का मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। बात समझिएगा, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस के बाद भी और डिफरेंट प्रोसेस होंगे, हम बताएंगे आगे।
ग्लाइकोलिसिस के बाद भी कुछ एडिशनल प्रोसेस होंगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात किया जाए तो ग्लाइकोलिसिस इकलौता प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस इज ओनली प्रोसेस फाउंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, फाउंड इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। बाकी जो भी आगे ग्लाइकोलिसिस के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में होगा वो कोई प्रोसेस नहीं, सिंपल स्टेप्स होंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के समय या एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस के बाद और भी कुछ प्रोसेस होंगे, स्टेप्स। प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, हम क्लियर करेंगे। फिलहाल ये रेस कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैं यहां पर मेंशन करना जरूरी समझता हूं, ग्लाइकोलिसिस इज ओनली प्रोसेस that is found in anaerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड मैं बात नहीं रख रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस के बाद भी और भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे। तो सुनिएगा, अब यहां पर क्लियर कर रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस दैट इज स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, इट occurs in cytoplasm। It occurs in cytoplasm। Let it be एरोबिक ऑर्गेनिज्म का सेल या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का सेल के साइटोप्लाज्म में होगा ग्लाइकोलिसिस। आइए सुनिए, डिफाइन किया यहां पर। अगर मैं एक छोटा सा ऐसे ही हेडिंग दे लूं ग्लाइकोलिसिस का डिफिनीशन, तो डिफिनीशन के लिए मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिसिस इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हेक्सोज शुगर, जिसमें मोस्टली जो है ग्लूकोज आएगा, हम फ्रुक्टोज भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस इज इट इज प्रोसेस ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हेक्सोज शुगर इनटू 2 molecule of pyruvate into 2 molecule of pyruvic acid, and this glycolysis it is independent of oxygen, can take place in the presence of oxygen, can take place in the absence of oxygen also, thus common for all the organism। समझा कि नहीं? ध्यान दीजिए यहां पर। सो मैंने बोला ग्लाइकोलिसिस इज process of partial breakdown या partial oxidation of hexose sugar, mostly glucose कंसीडर होता है, mostly glucose, can be fructose also into 2 molecules of triose sugar, that is pyruvate, that is pyruvic acid। हेक्सो शुगर को ट्रायोज शुगर में तोड़ देंगे, हेक्सो शुगर टूटेगा, स्टेप टू स्टेप टूटेगा, और जब ट्रायोज शुगर के नाम पर हमें पायरुवेट मिल जाएगा, ग्लाइकोलिसिस खत्म हो जाएगा। और सुनिएगा, दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, ब्रेकिंग ऑफ हेक्सो शुगर इनटू ट्रायोज शुगर, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, इज independent of oxygen, can occur both in presence and absence of oxygen, यहां तक बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे बोला गया, और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, कॉमन यूनिवर्सल प्रोसेस है। हेक्सो शुगर को ब्रेक करेंगे ट्रायोज शुगर में, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, इंडिपेंडेंट होगा। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन से रिलेटेड इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए कॉमन प्रोसेस हुआ। बात आगे नहीं चल रहा हूं।
ग्लाइकोलिसिस की स्टोरी को आगे ले चल रहे हैं। यहां पर कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्क्लोज कर रहा हूं, रख रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस, थोड़ा सुनिएगा, ग्लाइकोलिसिस इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड 10 स्टेप्स प्रोसेस, 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। लो एक पॉइंट और यहां पर आपके सामने रखा, 10 स्टेप्स प्रोसेस in which there is no use of oxygen and there is no release of oxygen, release of कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ना तो ऑक्सीजन यूज होगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। बात पकड़िएगा, बात समझिएगा। यहां पर ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप हैं, ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप हैं। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। हेक्सो शुगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायो शुगर, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में ब्रेक होगा, पार्शियल ब्रेक होगा ग्लूकोज का 10 स्टेप्स में। और इन 10 स्टेप्स को 2 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस डिवाइडेड इनटू जो है 2 फेजेज, ध्यान दीजिएगा, 2 फेजेज। बात पकड़िएगा, यहां पर देखिए तो सही। पहला फेज होगा, यहां पर पहला फेज होगा जो है एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज, पहला फेज कौन सा होगा? पहला फेज होगा एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। बताइए तो सही, पहले फेज को क्या नाम देंगे हम? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज नाम देंगे। पहले फेज को क्या नाम दे रहे हैं? एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज, यूटिलाइजिंग फेज, ठीक है। और दूसरा फेज होगा पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। दूसरे फेज का नाम मैं रख रहा हूं यहां पर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। दूसरे फेज का क्या नाम रखा है मैंने? नाम रखा है एनर्जी रिलीजिंग फेज। जल्दी से बताइए मुझे, दूसरे फेज का नाम मैंने क्या रखा है? एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग फेज, एक्सट्रैक्टिंग फेज। सो एक्टिवेशन फेज में जो है स्टेप 1 to 5, स्टेप 1 to 5 बिलोंग टू दिस फेज, एक्टिवेशन फेज। और यहां पर स्टेप्स 6 to 10, स्टेप 6 to 10 बिलोंग टू दिस फेज। नाम ही काम बता रहा है। यहां पर एनर्जी कंज्यूम होगा, एटीपी यूटिलाइज्ड, एटीपी यूटिलाइजेशन होगा यहां पर। और यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात है, एटीपी सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज्ड, ठीक है। 1 से लेके 10 स्टेप को 2 फेज में डिवाइड किया। पहले 5 स्टेप में एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा और लास्ट के 5 स्टेप में एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यहां पर मैं मेंशन कर दूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 इरिवर्सिबल है, ठीक है। सो मेंशन करते हुए चलते हैं, बाकी आगे आएगा भी। सो स्टेप्स 1, 3 and 10, 1, 3 and 10 आर इरिवर्सिबल, बाकी सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होंगे। और इन 3 स्टेप्स का इंपॉर्टेंस भी है, मैं बताऊंगा आगे। सो ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे 10 स्टेप का प्रोसेस है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होगा, यूनिवर्सल प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, एरोबिक और एनारोबिक सबके लिए सेम है। बात क्लियर? अब आते हैं मेन पार्ट पर 1 by 1।
ऑल द 10 स्टेप्स में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्या क्या बनेगा। रखता हूं मैं बात, इरेज करता हूं इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, थोड़ा थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा, थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन का कंपाउंड है। अच्छा, उसके पहले बाजू में कहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं, यहां पर ग्लूकोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इधर स्टार्च और फ्रॉम सुक्रोज। स्टार्च और सुक्रोज के ब्रेकिंग से, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में अमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, और भी बहुत सारे एंजाइम होंगे। और यहां पर सुक्रोज को ब्रेक किया जाएगा, सुक्रोज को जब ब्रेक किया जाएगा इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, या इसको सुक्रेज एंजाइम भी बोलते हैं, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी इन्वॉल्व हो सकता है, फ्रक्टोज भी इन्वॉल्व हो सकता है, फ्रक्टोज आइसोमराइज हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो हम ग्लूकोज को लेके, ग्लूकोज कहां से मिला हमने बताया, ठीक है। सो प्लांट से रिलेटेड जो स्टोर्ड स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो, या प्लांट में फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड का लीफ से जो है बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, और फूड का विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता है डाइसैकेराइड सुक्रोज के फॉर्म में ही, ठीक है। तो सुक्रोज को इन्वर्टेज से ब्रेक करके ग्लूकोज हमने निकाल लिया। अब ग्लूकोज का पहला स्टेप मैंने लिया, ग्लूकोज ये पहले स्टेप में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। इसको सिंपल G6P भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज पहले स्टेप में इंटर किया, कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, मतलब ग्लूकोज के 6ठे नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ऐड किया गया। फॉस्फेट ऐड करने के लिए ग्लूकोज के 6ठे नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ऐड करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए मुझे फॉस्फेट देने वाला चाहिए, देने वाले के नाम पर ATP मिला, जिसने जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या PI जैसा भी लिखना चाहो लिख दो। सो यहां पर ATP से मैंने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया और दिया, जोड़ा, ग्लूकोज के 6ठे नंबर कार्बन पर मिला हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमने किया तो क्या किया, फॉस्फोराइलेशन किया। क्या किया हमने, किया फॉस्फोराइलेशन, पहला स्टेप। फॉस्फोराइलेशन हो या डिफॉस्फोराइलेशन हो, ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसी को देना हो या किसी से निकालना हो, एंजाइम का नाम हमेशा काइनेज आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज एंजाइम। और ये काइनेज एंजाइम फॉस्फेट दे रहा है ग्लूकोज को, जो कि एक 6 कार्बन का हेक्सोज शुगर है, इसलिए एंजाइम का पूरा नाम लिया हमने हेक्सोकाइनेज। क्या लिया, हेक्सोकाइनेज। ऐसे में फ्रुक्टोज भी होता तो यहां पर फ्रुक्टोज भी होता तो फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो जाता फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहां पर भी ATP यूज होता, ADP और IP में कन्वर्ट हो जाता। यहां पर भी एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज ही आता, ठीक है। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे की स्टोरी में पार्टिसिपेट करता। मैं ग्लूकोज को लेकर चल रहे हैं। अब ये ग्लूकोज नेक्स्ट स्टेप में गया और कन्वर्ट हुआ, ये ग्लूकोज नेक्स्ट स्टेप में आया और कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर हैं, तो प्रोसेस क्या है, आइसोमराइजेशन। प्रोसेस का नाम मैंने क्या लिया, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन कौन कर रहा है, ग्लूकोज, जो कि एक हेक्सो शुगर है जिसके पास अब एक फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया। तो क्या मैं इसको बोलूं
फॉस्फोहेक्सो या हेक्सो फॉस्फो बोल सकते हैं, जो है यहां पर आइसोमराइजेशन हुआ। तो आइसोमराइजेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट आइसोमेरेज होगा। आइसोमेरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमराइज कर रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक हेक्सो फॉस्फो बन चुका है, हेक्सो फॉस्फो आइसोमरेज, हेक्सो शुगर जिसके पास अब फॉस्फेट भी है। बात क्लियर है? तो यहां पर ये हो गया जो है आइसोमराइजेशन स्टेप का नाम और हेक्सो फॉस्फो आइसोमराइज एंजाइम का नाम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसको फ्रुक्टोज 1,6 डाई पी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब फ्रुक्टोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। फिलहाल यहां पर भी 6 कार्बन, यहां पर भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। फ्रुक्टोज 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसके छठे कार्बन पर है ऑलरेडी फॉस्फेट, इसलिए नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके पहले नंबर कार्बन पर भी आ गया फॉस्फेट। अब जो फ्रुक्टोज 6 कार्बन का है मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये जो है छठे कार्बन पर फॉस्फेट था। तो चाहे आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां के लिए इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए या यही आइसोमराइज हो गया, सो जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप का होता है थोड़ा हेर फेर, ये बायोमॉलिक्यूल में थोड़ा बताया जाता है। जो है कुछ एपीमर एक्सेट्रा या एनोमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है, फिलहाल बात की बात है। अगर मैं इसको जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंसीडर कर रहा हूं, इसके छठे नंबर कार्बन पर था फॉस्फेट, मुझे पहले नंबर कार्बन पर भी मैंने किया एडिशन ऑफ फॉस्फेट, मुझे मिल गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मतलब मैंने रॉ मटेरियल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पहले नंबर पर कार्बन ऐड किया, तो मुझे कार्बन ऐड करने के लिए डोनर से फॉस्फेट ऐड करने के लिए डोनर से फॉस्फेट चाहिए। तो हम गए, डोनर एटीपी है, एटीपी ने अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किया और खुद कन्वर्ट हो गया एडीपी में, और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पहले नंबर कार्बन पर हमने ऐड कर दिया। हमने फॉस्फेट ऐड किया, प्रोसेस का नाम फॉस्फोराइलेशन, प्रोसेस का नाम अगेन क्या है, फॉस्फोराइलेशन। आप चाहे बोलना चाहो तो फॉस्फोराइलेशन 1 बोल दो, फॉस्फोराइलेशन 2, और यहां मैं बोल चुका हूं पहले ही कि फॉस्फोराइलेशन करेगा काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन कर रहा है फ्रक्टोज का, जिसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी है, तो एंजाइम का पूरा नाम हो गया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पीएफके, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को हम पेस मेकर एंजाइम नाम देते हैं, पेस मेकर एंजाइम। ये ग्लाइकोलिसिस के रेट को, ग्लाइकोलिसिस के पेस को, ग्लाइकोलिसिस के रैपिडिटी को कंट्रोल करता है, हम बताएंगे आगे। वेल थोड़ा और आगे जाने दीजिए। पीएफके को हम पीएफके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पेस मेकर एंजाइम है, आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट थोड़ा सुनिएगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का हुआ ब्रेकिंग, का हुआ स्प्लिटिंग, क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ। ठीक है, सो ये एंजाइम थोड़ा प्रोसेस के नाम पर नहीं है, ये यूनिक एंजाइम है, अर्डोलेज। अर्डोलेज एंजाइम ने किया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग, और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 ट्रायोज शुगर में ब्रेक हो गया। एक ट्रायोज शुगर है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा है DHAP। और सुनिएगा, एक है PGAL 3-फॉस्फेट बोल सकते हैं, फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड।
या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, GAL 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन का कंपाउंड है। और ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। एक और स्टेप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये यहां पर जो DHAP है ये PgAl का आइसोमर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा, जो है DHAP इट इज कन्वर्टेड इनटू 3PgAl, DHAP इट इज कन्वर्टेड इनटू 3PgAl। 3PgAl का एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, DHAP भी आइसोमराइज हो गया। तो हम थोड़ा यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, आइसोमराइजेशन हो किसका रहा है, DHAP का। इसमें हो रहा है PgAl में। DHAP कितने कार्बन का कंपाउंड या शुगर है, 3 कार्बन का, ट्रायो शुगर है। तो हम इसको बोल सकते हैं जो है ट्रायोज आइसोमरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम। सो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के स्प्लिटिंग के थ्रू एक 3PgAl ऑलरेडी है और दूसरा 3PgAl मुझे यहां से मिला। कहां से मिला, आइसोमराइजेशन से मिला। किसका आइसोमराइजेशन, DHAP का। किसने किया, आइसोमरेज एंजाइम ने। पूरा नाम क्या है, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl मिल गए। बात क्लियर है। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा। यहां पर अगर स्टेप में हम एरो लें तो पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है। और यहां पर आइसोमराइजेशन, 5 स्टेप। थोड़ा सुनिएगा। सो पहला स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, दूसरा स्टेप है आइसोमराइजेशन, तीसरा स्टेप है अगेन फॉस्फोराइलेशन, या ऐसे बोल दो फॉस्फोराइलेशन 1, आइसोमराइजेशन 1, फॉस्फोराइलेशन 2, चौथा स्टेप है स्प्लिटिंग, ठीक है। और 5वां स्टेप है आइसोमराइजेशन 2। अब तक जितनी स्टोरी मैंने बोला, ये सारी की सारी स्टोरी 5 स्टेप में जो मैंने कंप्लीट किया, ये 5 स्टेप ही है जो है एक्टिवेशन फेज या प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। एक्टिवेशन फेज को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, या एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट, स्प्लिट इनटू PgAl 3PgAl एंड DHAP आइसोमराइज हुआ 3PgAl में। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl है। इतनी स्टोरी 5 स्टेप में जो हमने कंप्लीट किया रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। और इसमें से पहला और तीसरा स्टेप है इरिवर्सिबल, और तीसरा स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है PFK एंजाइम, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, पेसमेकर एंजाइम बोलते हैं। और एक बात, पहले से लेकर 5 स्टेप तक में जो भी हुआ ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं। ये ग्लूकोज से लेके 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl तक बनना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl तक का बनना, ये 5 स्टेप रिप्रेजेंट रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिट। क्यों? दिस 5 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस के 5 स्टेप, नो डाउट ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और इस 5 स्टेप में हमें 2 ATP यूज करना पड़ा, एक पहले स्टेप में, दूसरा तीसरे स्टेप में। क्या मैं बोलूं, अगर ATP नहीं है इन द साइटोप्लाज्म तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, या फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। तो as these five steps that depend on
The occurrence of these 5 steps depend on the utilization of ATP. They are ATP depend. So presence and absence of ATP in the cytoplasm surely आगे के स्टेप्स को स्पीड अप करेगा या रोकेगा। रेट लिमिटिंग प्रोसेस है, रेट लिमिटिंग प्रोसेस। एटीपी है, रेट चलेगा, अच्छे से भागेगा ग्लाइकोलिसिस आगे भी, और एटीपी साइटोप्लाज्म में नहीं है तो ये पांचों स्टेप आगे के जो है रेट को, ग्लाइकोलिसिस के रेट को लिमिट कर देंगे। 2 पॉइंट, रेट लिमिटिंग और पेसमेकर बात रखता हूं, इरेज करता हूं इसको। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला यहां पर स्टेप्स 1 to 5 represent rate limiting steps, rate limiting steps, as these steps are depend on availability of ATP in the cytoplasm। ग्लाइकोलिसिस के रेट को अगर ज्यादा से ज्यादा जो है एटीपी है तो फटाफट जो है ग्लाइकोलिसिस आगे बढ़ता रहेगा। इन 5 स्टेप्स में जो 2 एटीपी यूज हो रहा है उसके लिए अवेलेबल है, और अगर साइटोप्लाज्म में एटीपी कम है आराम से जो है रेट लिमिट होगा, आगे जाना है या नहीं जाना है डिसाइड किया जाएगा। एटीपी जब तक नहीं आएगा ग्लाइकोलिसिस आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पीएफके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इट इज अलोस्टेरिक एंजाइम। थोड़ा सुनिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ allosteric enzyme having 2 active sites। ध्यान दीजिएगा, one for substrate that is fructose 6-phosphate, and second for ADP या AMP, ADP या AMP। बात पकड़ेगा यहां पर, बात पकड़ेगा। अगर मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूं, ये एक एंजाइम है, ये यहां पर एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के लिए जो है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के लिए एक्टिव साइट है, और यहां पर जो है ADP या AMP का एक्टिव साइट है। और सुनेगा, ADP या AMP का एक्टिव साइट है। ATP भी बोल सकते हैं, ATP, ADP, AMP किसी का भी एक्टिव साइट हो सकता है, तीनों में किसी का भी। तो सुनिएगा, मैंने बताया यहां पर when there is excess of ATP, when there is excess of ATP available, when there is excess of ATP available, उस समय ATP, जब ATP का कंसंट्रेशन ज्यादा है उस समय हमें एडिशनल ATP नहीं बनाना चाहिए। जब ATP का कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा है, सेल में ज्यादा है, तो एडिशनल ATP क्यों बनाया जाए, क्यों यूं ही ग्लूकोज को ब्रेक किया जाए, स्टोर कर लिया जाए, फ्यूचर में जो है ग्लूकोज को ब्रेक करके जब ATP का डिमांड होगा तब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब ATP का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये ATP आके इस एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, एंड थोड़ा सुनिएगा, बाइंडिंग ऑफ ATP with enzyme, binding of ATP with enzyme changes, need your attention, changes the conformation for substrate site and blocks the binding of
substrate, substrate with enzyme, with enzyme. When there is excess of ATP available, then यहां पर बोल सकता हूं no, there is no formation of ATP further, no formation of ATP further. इस कंडीशन में एटीपी आएगा, बाइंडिंग साइट पर बाइंड होगा, सबस्ट्रेट के बाइंडिंग साइट का कंफर्मेशन चेंज कर देगा। अब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर नहीं बाइंड हो सकता है, अपने एंजाइम क्या मैं बोलूं काम नहीं करेगा। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज से बाइंड ही नहीं होगा तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं बनेगा और आगे प्रोसेस नहीं बने होगा। आगे के प्रोसेस को हमने पे ऑफ स्टेप बोला है, एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग, तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगा ही नहीं, मतलब एडिशनल एनर्जी बनेगा ही नहीं क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहां पर मैंने बोला व्हेन एडीपी या एएमपी ज्यादा है, एडीपी या एएमपी ज्यादा है, तो क्या मैं बोलूं एडीपी और एएमपी ज्यादा है मतलब हमें एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी तो एटीपी से ही मिलेगा। जब बॉडी में एडीपी या एएमपी, सेल में एडीपी या एएमपी ज्यादा है, दैट मींस एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस नीडेड। ठीक है, तो अब ये कंपटीशन करेगा, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा वही इस पर्टिकुलर साइट पर बाइंड करेगा। एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एडीपी नहीं बाइंड करेगा, एटीपी बाइंड करके ब्लॉक कर देगा। तो यहां पर अब एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सुनिएगा, बाइंडिंग ऑफ एडीपी, बाइंडिंग ऑफ एडीपी रिमूव्स ब्लॉकेज फॉर substrate to bind its site। तो एडीपी एक्टिवेटर के जैसा काम कर रहा है और एटीपी इनहिबिटर के जैसा काम कर रहा है, हम मान सकते हैं। तो ये एक टाइप का इनहिबिटर है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के काम को रोक रहा है, और ये एक टाइप के एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पेसमेकर एंजाइम है, पेसमेकर एंजाइम रेट ऑफ रैपिडिटी या रेट डिसाइड करना, ग्लाइकोलाइसिस आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को अगर सबस्ट्रेट दिया ही ना जाए तो आगे के प्रोसेस नहीं होंगे, पेसमेकर मतलब रेट जो है रुक जाएगा प्रोसेस। सबस्ट्रेट को फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर कब बैठना है यह डिसाइड करेगा एटीपी और एडीपी। एटीपी ज्यादा है नहीं बैठना है, एडीपी ज्यादा है फिर ब्लॉकेज हटा दिया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, इसलिए हमने इसको पेस मेकर एंजाइम बोला। बात क्लियर है? सो ये 5 स्टेप से रिलेटेड स्टोरी यहां पर हमने समझाया, ठीक है। पेस मेकर क्यों बोला यह भी बताया, क्लियर है। इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम एक्टिवेशन फेज, एनर्जी स्पेंडिंग, एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज नाम दिया। अब बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। यहां पर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिटिंग हुआ था अर्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, हमें मिला था 3PGAL का एक मॉलिक्यूल, मिला था DHAP का एक मॉलिक्यूल। DHAP ये अपने आप को आइसोमराइज कर लिया है, DHAP ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज या फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने आप को आइसोमराइज कर लिया है 3PGAL में। इतना तक जो है बात हो गई थी। 3 कार्बन का 3PGAL एज यूजुअल है, 3 कार्बन का एक दूसरा 3PGAL बना DHAP के आइसोमराइजेशन से। यहां तक की बातें हमने कर ली हैं। अब यहां पर क्या होगा, 3PGAL
जो एक्चुअल था और 3PgAl जो आइसोमराइज हुआ, इन दोनों का होगा कंडेंसेशन। इन दोनों का होगा नेक्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन। बात ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर हुआ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है सुनिएगा। यहां पर बेसिकली होगा और जो है ऑक्सीडेशन। कंडेंसेशन के समय ऑक्सीडेशन होगा, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी नाम देते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। साथ में यहां पर अच्छा समझाने के लिए थोड़ा देखिएगा। जब टू मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फो। हमें मिलेगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरेट या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको सिंपल फॉर्म 1,3 BPGA बिस फॉस्फेट डाइफॉस्फेट भी बोलते हैं। तो डाइफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। प्रोडक्ट मिलेगा PgAl के आपस में रिएक्शन से। अब यहां पर हम स्टोरी समझते हैं। PgAl का एक मॉलिक्यूल, PgAl का दूसरा मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट हुए, प्रोडक्ट बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ वेल। यहां पर PgAl का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, PgAl का दूसरा मॉलिक्यूल 3 कार्बन का रिएक्टेंट में टोटल 6 कार्बन है। रिएक्टेंट में टोटल 6 कार्बन है। प्रोडक्ट जो मिला वो है ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। प्रोडक्ट जो मिला वो है ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। और ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट के एक जो है मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होता है। ठीक है, ग्लिसरिक एसिड के पास 3 कार्बन होता है, रिएक्टेंट में 6 कार्बन, प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो हमें 2 मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। ये तो क्लियर है, ये पक्का क्लियर है। अब देखिए रियल मॉलिक्यूल यहां पर ग्लिसरल्डिहाइड है। ग्लिसरल्डिहाइड ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। यहां पर भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। इसलिए हमने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड नाम दिया है। बात पकड़िएगा। रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl के पास 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, 2 PI या फॉस्फेट सिंपल। और प्रोडक्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाईपीजीए या बाईपीजीए या बिस PGA मिला, BPGA मिला। तो सुनिएगा 3 कार्बन का है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके पहले कार्बन पर भी है फॉस्फेट, तीसरे कार्बन पर भी है फॉस्फेट, इसलिए 1,3 2 फॉस्फेट है, बिस फॉस्फो, और कंपाउंड का नाम है ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। देखिएगा एक मॉलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट, हमें मिला है 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल प्रोडक्ट में 4 फॉस्फेट है। यस और नो प्लीज। 1,3 डाईपीजीए या बिस PGA के एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है। मिला है हमें प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस PGA या BPGA, तो हमारे पास प्रोडक्ट में 4 फॉस्फेट है। प्रोडक्ट में 4 फॉस्फेट है, रिएक्टेंट में जो है 2 ही फॉस्फेट है। रिएक्टेंट में 2 ही फॉस्फेट है, तो जब रिएक्टेंट में 2 फॉस्फेट है तो प्रोडक्ट में एडिशनल 2 फॉस्फेट आया। तो आया कहां से आया, ये दिया गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डोनेट किया है इस रिएक्शन में। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, इसको लिख देते हैं ठीक से, ध्यान दीजिएगा। बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब आइए, रिएक्टेंट में ग्लिसरल्डिहाइड है, प्रोडक्ट में ग्लिसरिक एसिड है।
रिएक्टेंट में ग्लिसरॉल्डिहाइड है, प्रोडक्ट जो मिला हमें ग्लिसरिक एसिड मिला, तो हमने रिएक्टेंट से हाइड्रोजन निकाला है, हमने रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन किया है, डिहाइड्रोजिनेशन किया है। सो यहां पर ग्लिसरिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इस ग्लिसरिक एसिड से भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे, टोटल हमने निकाला 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और इस 2 हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए, यूज करने के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD को बुलाया। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl से जो 2 हाइड्रोजन निकला उसके साथ रिएक्ट होकर बना लिया NADH2। ये जो है रिड्यूस्ड कंपाउंड है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बात पकड़िए, हमने किया कंडेंसेशन 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl का। 3PgAl के कंडेंसेशन में हमने डिहाइड्रोजिनेशन किया ग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरिक एसिड, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरिक एसिड के, अच्छा, इस PgAl का जो तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है उसको हम ग्लिसरिक एसिड के तीसरे कार्बन पर डाल दिए, इस PgAl का जो तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है उसको दूसरे ग्लिसरिक एसिड के तीसरे कार्बन पर डाल दिए, बट प्रोडक्ट में 1 पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट है तो वो दिया गया H3PO4 के थ्रू। और यहां पर जो एंजाइम काम पे लगा है वो एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज ने किया डिहाइड्रोजिनेशन, साथ में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, बट फॉस्फोराइलेशन जो है एटीपी के थ्रू नहीं हो रहा है, जो है जो रिएक्टेंट है उनमें फॉस्फोराइलेशन या एडिशन ऑफ फॉस्फेट H3PO4 दे रहा है, तो उसके नाम पर हम एंजाइम नहीं मेंशन करेंगे। मेन प्रोसेस कौन सा है? डिहाइड्रोजिनेशन। बात पक्का है? बात समझा कि नहीं? सो 2 molecule of 3PgAl in the presence of glyceraldehyde dehydrogenase, they will go for oxidation या dehydrogenation that results in formation of 2 molecule of 1,3 dipga या BPGA या BiPGA या BisPGA, और इसमें जो है 2 एडिशनल फॉस्फेट दिया गया है H3PO4 के थ्रू, और कहीं कहीं पर यहां पर वाटर का भी एडिशन मेंशन किया गया है 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन प्रोसेस में। जो हाइलाइटिंग प्रोसेस है वो तो है डिहाइड्रोजिनेशन, ग्लिसरॉल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकालो ग्लिसरिक एसिड मिलेगा। साथ में 2 और प्रोसेस है, एक फॉस्फोराइलेशन और एक हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन, हाइड्रेशन, प्रोडक्ट मिल गया 1,3 डाइपीजीए। थोड़ा सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgA। आइए सुनिए, प्रोडक्ट मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgA, मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइपीजीए है, प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgA, मतलब पहले 1,3 डाइपीजीए के फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट निकाला गया है, और दूसरे 1,3 डाइपीजीए के भी फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट निकाला गया। तो यहां पर हमने किया डिफॉस्फोराइलेशन, 1,3 डाइपीजीए या बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये कर रहा है डिफॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला गया। कितना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला गया? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल है 1,3 डाइपीजीए, दोनों 1,3 डाइपीजीए या बाइपीजीए ने अपने पहले कार्बन पर जो फॉस्फेट था उसको निकाल दिया, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, इसको पकड़ा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADP ने और बना लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो प्रोसेस हुआ डिफॉस्फोराइलेशन, चाहे किसी कंपाउंड को फॉस्फेट दो या उस कंपाउंड से फॉस्फेट निकालो, चाहे किसी कंपाउंड को फॉस्फेट दो या उस कंपाउंड से फॉस्फेट निकालो, एंजाइम का नाम हमेशा काइनेज आएगा। काइनेज एंजाइम ने फॉस्फेट निकाला ग्लिसरेट से, ग्लिसरिक एसिड से, तो यहां पर एंजाइम का नाम मैंने मेंशन किया ग्लिसरिक एसिड काइनेज। ग्लिसरिक एसिड काइनेज ने
ग्लिसरिक एसिड काइनेज ने सब्सट्रेट के दो मॉलिक्यूल से पहले कार्बन पर प्रेजेंट फॉस्फेट को निकाला। प्रोसेस का नाम है डिफॉस्फोराइलेशन। दोनों फॉस्फेट को एक्सेप्ट किया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल ने और बना लिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का दो मॉलिक्यूल। यहां पर डायरेक्ट हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिल रहा है। जब किसी सबस्ट्रेट के ब्रेकिंग से, जब किसी सबस्ट्रेट से हमें एनर्जी ऑब्टेन होता है तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल पर, सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी का बनना। एटीपी के बनने को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी by combining ADP with inorganic phosphate, that process called phosphorylation। and ये phosphorylation हो रहा है किसी सबस्ट्रेट के लेवल पर, इसलिए यहां पर जो हमें दो एटीपी मिला वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो यहां पर हमने डिफॉस्फोराइलेशन पहला किया, मुझे मिला 3PGA का दो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप, ये 3PGA का दो मॉलिक्यूल, ये 3PGA का दो मॉलिक्यूल, अच्छा ये सब रिवर्सिबल है, याद रखिएगा। केवल फर्स्ट, थर्ड और 10th इरिवर्सिबल है, बाकी रिवर्सिबल है। तो देखिएगा दो मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो गया दो मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA। 3PGA का मतलब कार्बन, ये ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है, इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट था रिएक्टेंट में। अब जो प्रोडक्ट मिला उसके दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट शिफ्ट हो गया तो फॉस्फेट आ गया दूसरे कार्बन पर, इसलिए 2PGA हमने नाम दिया। 2PGA हमने नाम दिया। और देखिएगा यहां पर म्यूटेज एंजाइम काम कर रहा है, यहां पर ग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम काम कर रहा है और कुछ और नहीं हुआ, यहां पर जस्ट फॉस्फेट का शिफ्टिंग हुआ है। 3PGA और 2PGA आइसोमर ही है, तो यहां पर प्रोसेस हुआ आइसोमराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। बट आइसोमराइजेशन में हुआ क्या, जो 3PGA था उसके जो तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट था उसको हटा के कहीं दूसरे कार्बन पर डाल दिया गया, इसलिए एंजाइम म्यूटेज मेंशन किया गया है। ठीक है, थोड़ा एबनॉर्मल जो है एक्टिविटी हो रहा है, 3PGA के तीसरे कार्बन पर होना चाहिए फॉस्फेट, उसको म्यूटेज ने एबनॉर्मली हटा दिया, 2PGA दूसरे कार्बन पर डाल दिया, इसलिए म्यूटेज एंजाइम आया, ग्लिसरिक एसिड म्यूटेज। हमें मिला 2PGA का दो मॉलिक्यूल। अब यहां पर 2PGA का दो मॉलिक्यूल हमें मिला, नेक्स्ट स्टेप में हम इंटर कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम करेंगे डिहाइड्रेशन। यहां पर दो मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA है, दो मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA है, दोनों मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA से वाटर का एक एक मॉलिक्यूल हम बाहर निकालेंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल निकला। प्रोसेस को हमने बोला डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और यहां पर एंजाइम का नाम थोड़ा यूनिक है, अलग है, जैसे अल्डोलेज एंजाइम था वैसे यहां पर जो एंजाइम है डिहाइड्रेशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है वो है एनोलेज। कौन सा एंजाइम है? एनोलेज एंजाइम। ठीक है, एनोलेज एंजाइम ने टू मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA का किया डिहाइड्रेशन, टू मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA का किया डिहाइड्रेशन, हमें मिला दो मॉलिक्यूल ऑफ पेपा, हमें मिला दो मॉलिक्यूल ऑफ PEPA। क्या मिला हमें? टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट मिला या पाइरुविक एसिड मिला। टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो हमने कंडेंसेशन, हिडन में फॉस्फोराइलेशन एंड हाइड्रेशन, विजिबल जो प्रोसेस है वो है डिहाइड्रोजनेशन किया, उसके बाद हमने डिफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट किया, उसके बाद हमने आइसोमराइजेशन किया, फिर हमने डिहाइड्रेशन किया। यहां पर एनोलेज के प्रेजेंस में पेपा मिला। अब पेपा का मैं नेक्स्ट करूंगा अगेन डिफॉस्फोराइलेशन सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहां पर डिफॉस्फोराइलेशन सेकेंड होगा। दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड है, मैं दोनों मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से फॉस्फेट निकाल लूंगा।
फॉस्फेट निकाल लिया। तो यहां पर निकलेगा दो फॉस्फेट ऐड होगा दो एडीपी के साथ और मिलेगा हमें दो एटीपी। क्या मिलेगा हमें? दो एटीपी। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फॉस्फेट निकाल लिया तो सिर्फ बचा पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन का है। प्रोसेस का नाम है यहां पर डिफॉस्फोराइलेशन और ये डिफॉस्फोराइलेशन सेकंड मान लेता हूं। एंजाइम आएगा पायरुविक एसिड काइनेज। कौन सा एंजाइम आएगा? पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम ने पेपा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से दो फॉस्फेट निकाला, वो एक्सेप्ट किया एडीपी ने और बनाया एटीपी। यहां पर भी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के एक सबस्ट्रेट है जिसका डिफॉस्फोराइलेशन हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, रिएक्ट किया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से और बनाया करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी। तो यहां पर भी मुझे सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी मिल रहा है, सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन हुआ। याद रखिएगा प्लीज, ये जो पायरुविक एसिड है ये मैग्नीशियम और पोटेशियम मैग्नीशियम और पोटेशियम के प्लस पर डिपेंड है। ठीक है, सो फिर देखिएगा यहां पर 3PGA के दो मॉलिक्यूल का डिहाइड्रोजनेशन पहला स्टेप, देन जो है यहां पर 1,3 PGA का डिफॉस्फोराइलेशन दूसरा, डिहाइड्रेशन तीसरा, उसके बाद जो है डिफॉस्फोराइलेशन चौथा। यहां से लेते हैं पूरा, तो ये आइसोमराइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट, डिहाइड्रोजनेशन और डिफॉस्फोराइलेशन सेकंड, ये 5 स्टेप जो हमने मेंशन किए ये हैं पे ऑफ फेज। बात पर ठीक है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और स्प्लिटिंग PGAL DHAP, इतना स्टेप था जो है एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। और इसके बाद जितने भी स्टेप यहां पर मेंशन किए सब हैं पे ऑफ फेज। ठीक है, तो ये रहा पूरा स्टोरी, इरेज करके मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, आजू बाजू वाली चीजें सीक्वेंस में मत लिखिएगा, कहीं दूसरे पेज पर आप मेंशन कर लीजिएगा। इरेज करता हूं। ग्लाइकोलाइसिस फिनिश करके आगे बढ़ने से पहले जो मैंने फर्स्ट 5 स्टेप और लास्ट 5 स्टेप को दो अलग अलग प्लेस पर आपको समझाया, एक क्विक समरी ले लेते हैं शॉर्ट में। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, स्प्लिट इनटू PGAL, 3PGAL एंड DHAP। तो ये इतना जो है फर्स्ट 5 स्टेप है। नाउ DHAP आइसोमराइज हुआ 3PGAL में, ये 3PGAL और ये 3PGAL कंडेंस हुए, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, मुझे मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 जो है BPGA, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर बात आगे बढ़ी तो हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, फिर बात आगे बढ़ी तो हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA, फिर बात आगे बढ़ी तो हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और फाइनली हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और उसके बाद यहां पर स्प्लिटिंग तक का प्रोसेस, ये यहां स्प्लिटिंग तक का प्रोसेस है एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस, एनर्जी यूटिलाइजेशन प्रोसेस। और उसके बाद यहां पर 3PGAL है, ग्लिसरिक एसिड नहीं ग्लिसरल्डिहाइड है। उसके बाद आइसोमराइजेशन से लेके जो बाद के 5 स्टेप हैं ये है एनर्जी कंजर्विंग
एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस। ठीक है, और भी अलग अलग नाम है इसके जो मैं मेंशन कर चुका हूं। ठीक है, बात क्लियर है। यहां पर जो है हेक्सोकाइनेज, यहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो कि मैग्नीशियम डिपेंड एंजाइम है, को फैक्टर मैग्नीशियम चाहिए। यहां पर आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। यहां पर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पीएफके काम करेगा, ये भी मैग्नीशियम डिपेंड एंजाइम है। यहां पर अल्डोलेज एंजाइम काम करेगा। यहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, ये भी मैग्नीशियम डिपेंड एंजाइम है। ठीक है, यहां पर जो है ग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम काम करेगा, ये भी मैग्नीशियम डिपेंड एंजाइम है, ग्लिसरिक एसिड काइनेज। देन यहां पर म्यूटेज ने काम किया। देन यहां पर एनोलेज ने काम किया। ठीक है, और लास्ट में पायरुविक एसिड काइनेज ने काम किया। यहां पर दो को फैक्टर मेंशन किए जाते हैं, Mg++ और K+ को फैक्टर ने यहां पर काम किया। ये क्विक समरी था। ग्लूकोज का हुआ फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हुआ आइसोमराइजेशन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का हुआ फिर से फॉस्फोराइलेशन, 1 फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का हुआ स्प्लिटिंग, PGAL DHAP का ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ आइसोमराइजेशन, मिला मुझे 3PGL, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL का हुआ कंडेंसेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, साथ में यहां पर जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 फॉस्फेट डोनर है, साथ में यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल भी यूज हो रहा है। हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइपीजीए का हमने किया, डिफॉस्फोराइलेशन मिला 3PGA का हमने किया, आइसोमराइजेशन मिला 2PGA का हमने किया, जो है डिहाइड्रेशन यहां से हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल लिया, मिला हमें फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट का हमने फिर से किया डिफॉस्फोराइलेशन, मिल गया हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड C3H6O3 ये है केमिकल फॉर्मूला पाइरुविक एसिड का। यहां पर था C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया C3H6O3 के 2 मॉलिक्यूल में, बैलेंस है रिएक्शन। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा था। यहां पर बहुत जरूरी बात मैं मेंशन कर रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मुझे मिला डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में। ये मेंशन कर दे रहा हूं, आगे आएगा लेटर ऑन इट enters in oxidative phosphorylation to yield ATP। मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन चालू होगा थोड़ी देर में, अभी तो जो है कॉमन स्टेप चल रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी मिलेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बता चुका हूं, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीडेशन होता किसका है? रिड्यूस्ड कंपाउंड का। रिड्यूस्ड कंपाउंड के नाम पर क्या है? ये है यहां पर NADH2 रिड्यूस्ड कंपाउंड। दो ग्लाइकोलिसिस में बात पकड़िएगा प्लीज। यहां पर ग्लाइकोलिसिस में अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर 1,3 डाइपीजीए जब कन्वर्ट हुआ था 3PGA में, तो सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ATP मिला था, और जब पेपा कन्वर्ट हुआ पाइरुविक एसिड में तो 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर बना। पहले वाले स्टेप में 1 ATP यूज किया गया, और यहां पर भी 1 ATP यूज किया गया। अब समझिएगा, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP used, 4 ATP produced at substrate level phosphorylation and 2 molecule of NADH2 produce हुआ। 2 molecule of NADH2 produce हुआ। ये 2 molecule of NADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगा
तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से 3 ATP बनता है, मैं बताऊंगा। टोटल हमें 6 ATP मिलेगा। ये थोड़ा हाईलाइट करके चल रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जब लास्ट स्टेप आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन का तो हम वहां पर डिटेल में बातें करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम पर। ओवरऑल देखा जाए तो 6 ATP हमें मिला रिड्यूस्ड कंपाउंड से, 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर मिला, तो 6 and 4 10 ATP मिला, 2 ATP यूज हुआ, नेट ATP गेन 8 ATP आएगा। बताएंगे 10 - 2 करके, ठीक है। 6 ATP मिल सकता है या जो है, ठीक है, 6 ATP कभी कभी जो है कंडीशन डिपेंड जो है 4 ATP भी मिल सकता है। बताऊंगा, मैं बताऊंगा, प्लीज टेंशन मत लीजिए। NADH2 जो बना है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में, ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में लास्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जाएगा, तो कंडीशन डिपेंड या तो 6 ATP मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से, या कंडीशन डिपेंड जो है 4 ATP मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से। डिपेंड करेगा NADH2 साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए कौन से पाथवे के थ्रू इंटर कर रहा है। पाथवे 2 पाथवे हैं, फिलहाल मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये पूरा स्टोरी हो गया, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस, it is breaking of partial oxidation of 1 molecule of हेक्सो शुगर into 2 molecule of ट्रायो शुगर। यहां पर हमने ग्लाइकोलिसिस फिनिश किया। रिमाइंड करिए जल्दी से माइंड में और बताइएगा हमें। क्लियर है? बात आगे बढ़ा रहा हूं।